हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। आज हम बात करेंगे फॉर्मली हम अपने मैट्रिसेस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट वो जनरल एक डिस्कशन था, ओके। और इस लेक्चर में भी मैट्रिसेस के बारे में बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप मैट्रिसेस की यूज़ करते आए हैं पहले से, बहुत एलिमेंट्री जो फीचर्स हैं मैट्रिसेस के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बट स्टिल कुछ फीचर्स को से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आप एक किस तरह से आपको विजुअलाइज करने की एक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, उसको थोड़ा आप देख सकते हैं इस लेक्चर में। और ऐसे ही कमिंग कुछ लेक्चर्स जो हैं वो मैट्रिक्स से रिलेटेड वही बातें होंगी, वही ऑपरेशंस होंगे जो आप पहले कर चुके हैं, बट वी विल ट्राई टू सी कि हाँ हम उसको किसी एक नए नज़रिए से कुछ उसमें देख सकते हैं, ओके। और फिर हम कुछ फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इन द लेक्चर्स टू कम, ओके। मैट्रिक्स जो है से आप स्क्वायर या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एंट्रीज एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में अरेंज करते हैं, ठीक है। जिसको मैंने एक रफली एक डेफिनेशन लिखी है, कलेक्शन ऑफ n टाइम्स m एंट्रीज, n क्रॉस m, ओके, ठीक है। n और m इंटीजर्स हैं, n क्रॉस m नंबर्स भी हो सकते हैं। यूजुअली हम मैट्रिक्स सोचते हैं नंबर्स हैं, 1 7 5 -3 2.7 समथिंग, लेकिन आप मैट्रिक्स ऑफ फंक्शंस की भी बात कर सकते हैं। हर लोकेशन पे हर एंट्री जो है, जिसे आप एलिमेंट कहते हैं, हर एलिमेंट हो सकता है कोई फंक्शन हो, या मैट्रिक्स ऑफ ऑपरेटर्स की भी आप बात कर सकते हैं। आप आपकी मैट्रिक्स की एंट्रीज से फॉर सम रीज़न ऑपरेटर्स हैं, ओके। तो लेकिन इस तरह का जो कोई अरेंजमेंट है, और खासकर अगर आप नंबर्स के टर्म में सोच रहे हैं, तो जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स आपके रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ओके। हमेशा ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे नंबर्स हैं, मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, अगर आप नंबर्स भी सोच रहे हैं तो वो हमेशा रियल नंबर्स हैं। आप मोस्ट जनरली उनको कॉम्प्लेक्स सोचें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और सच नंबर्स जो कि जिनका टोटल नंबर n क्रॉस m है, दे आर अरेंज्ड इन n रोज एंड m कॉलम्स। n रोज, वन फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करके n रोज हैं, और m कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, m कॉलम्स में अरेंज्ड हैं दिस। तो ये जो n क्रॉस m है, इसको हम मैट्रिक्स के यहाँ पे लिखते भी हैं, और इसे ही हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। कई बार मैं इसको साइज़ भी कह सकता हूँ, ओके। साइज़ का मतलब टेक्निकली उसके जो वर्ड है वो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। माना ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हम कहेंगे n क्रॉस m, ओके। लेकिन मैं सिंपली कई बार इसे साइज़ से भी रेफर कर सकता हूँ कि हाँ हमारी मैट्रिक्स का साइज़ n क्रॉस m है, ओके। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, समथिंग लाइक दिस। और जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ किया जाता है, कभी कभी कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ किया जाता है, वो नोटेशन है, ठीक है। तो दैट कैन चेंज। मैं वैसे कोशिश करूँगा ट्राई टू स्टिक टू द स्क्वायर नोटेशन, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, लेकिन हो सकता है कहीं पे मैं बीच में चेंज कर दूँ। अच्छा, दूसरी एक जो बहुत एक पावरफुल नोटेशन है जिसे हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। मैट्रिक्स कोई है, से कोई मैट्रिक्स ए है जिसका साइज़ n क्रॉस m है, मैं n क्रॉस m कह रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है यूजुअली m क्रॉस n लिखते हैं, बट मैंने n क्रॉस m लिखा है। n रोज़ हैं, m कॉलम्स हैं, तो इसके हर एक एलिमेंट को वो जिस रो और जिस कॉलम में वो सिचुएटेड है, उसके बेसिस पे हम उस एलिमेंट के साथ दो इंडेक्स अटैच कर सकते हैं। इसके हर एक एलिमेंट का जनरल नाम स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, लेकिन ये और ये एलिमेंट अलग अलग है। तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया? ये हैं तो दोनों फर्स्ट रो में, माना इन दो की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसका कॉलम नंबर 2 है और इसका कॉलम नंबर 3 है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसका एलिमेंट को जब हमने इंडेक्स की मदद से, दो इंडिसीज की मदद से लेबल किया, ठीक है, जो सब्सक्रिप्ट हैं जो यहाँ पे, तो वो जो है बेसिकली वो एलिमेंट इस मैट्रिक्स में किस लोकेशन पे लाई कर रहा है, तो ये दो सब्सक्रिप्ट, पहला वाला सब्सक्रिप्ट उसकी रो को इंडिकेट करता है और दूसरा वाला सब्सक्रिप्ट उसकी कॉलम को इंडिकेट करता है। तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है। ऐसे ही A37 अगर कोई है, बड़ी मैट्रिक्स है, A37 है, मतलब वो एलिमेंट थर्ड रो में लाई कर रहा होगा और सेवन्थ कॉलम में। तो इस तरह से हम इन जनरली कोई मैट्रिक्स A है तो उसके किसी एक एलिमेंट को रेफर कर रहे हो तो हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेकिन आई जे उसके साथ दो इंडिसीज आ जाएंगी, ओके। और आई और जे जो इंडिसीज हैं, इनकी रेंज, क्योंकि आई जो है रो की लेबलिंग करता है, और रोज़ हमारी मैट्रिक्स में मैक्सिमम n है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, nth रो। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक कहीं भी हो सकती है। इंटीग्रल वैल्यू होगी या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 अप टू n। ऐसे ही जे वाला जो इंडेक्स है, जो सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स हमारे कॉलम को लेबल करता है, और कॉलम्स हमारी मैट्रिक्स में m है, मैक्सिमम m, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ एंड लास्ट में mth कॉलम, ओके। तो जो जे इंडेक्स है, जो सेकंड इंडेक्स है, इस तरह के नॉमेनक्लेचर में ए आई जे हम लिखते हैं, इसमें सेकंड इंडेक्स जे जो है इसकी वैल्यू इंटीग्रल होगी, मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू होगी m, ओके। दिस यू नो ऑल दीज थिंग्स, बट इट्स गुड टू रिवाइज। तो ये इंडेक्स नोटेशन हम यूज़ करते हैं लेबल या एड्रेस करने के लिए
किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, पूरी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसे कैपिटल ए से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर आपको उसे उस मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर करना है तो हम कहते हैं ए आई जेथ एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, ओके दिस। इवन कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब ये मैट्रिक्स ए है, अभी इस पर आप इंडेक्स ना सोचें, ये मैट्रिक्स ए है, और अगर इस मैट्रिक्स के मैं आई जेथ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये जो आई जे इस तरह से लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए पूरा स्ट्रक्चर है, और इसका आई जेथ एलिमेंट मतलब ith रो और jth कॉलम वाला, तो वो कितने के बराबर है? वो एक सिंगल एलिमेंट के बराबर है, उस एलिमेंट को हम स्मॉल ए आई जे से लिख रहे हैं, ओके। तो इस तरह का नोटेशन भी कहीं पे यूज़ हो सकता है। वैसे पूरी मैट्रिक्स के लिए हम कैपिटल ए यूज़ करेंगे या कैपिटल बी या कैपिटल सी, ओके। मैट्रिसेस को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करने की कोशिश करेंगे, और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको इस करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स, कैपिटल मैट्रिक्स कैपिटल ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए उसके किसी एलिमेंट को, कौन से एलिमेंट को, वो आई जे से पता लग जाएगा। A22 है मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, A2m है मतलब सेकंड रो mth कॉलम, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर बी कैपिटल बी कोई मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, BIJ, एंड सो ऑन, ओके दिस। अच्छा, मैट्रिसेस में कुछ बहुत एलिमेंट्री कंसेप्ट्स आते हैं, अगेन आप इन्हें जानते हैं, बट लेट मी जस्ट गो ओवर देम। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, माना आपके पास दो मैट्रिसेस हैं से ए और बी, तो आप उन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कब कहेंगे? तो उसकी कंडीशन ये है, पहली चीज़ तो ये है दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब साइज़, माना दोनों का साइज़ माना n क्रॉस m है, तभी आप उनकी इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर दो मैट्रिसेस का साइज़ इक्वल है तो वो मैट्रिसेस इक्वल हो गई, नो। इसको आप समझिए ये एक नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब दो मैट्रिसेस अगर ए और बी हैं और आप इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिखना या चेक करना चाहते हैं कि हाँ दो मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं, तो इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। इस तरह की कंडीशंस को मैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन कहूँगा। मतलब इक्वालिटी के लिए पहले उन्हें कंपैटिबल भी होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और माना ऑर्डर सेम है भी तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि हो सकता है दो मैट्रिसेस 3 क्रॉस 5 की हों, दो मैट्रिसेस, ठीक है ऑर्डर बराबर है, लेकिन ये मतलब नहीं है दोनों मैट्रिसेस बराबर है। दो मैट्रिसेस को बराबर कब कहेंगे? जब उनका ऑर्डर भी सेम हो, और फर्दर AIJ इज इक्वल टू BIJ फॉर ऑल आई एंड ऑल जे। जब मैं फॉर ऑल आई एंड फॉर ऑल जे से मतलब क्या है, आई जो है इसकी रेंज 1 से लेकर n तक हो सकती है। हम पहले ही बात ये चीज़ चेक कर चुके होंगे कि दोनों मैट्रिसेस का साइज़ बराबर है। मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है जो रो की लेबलिंग करता है, दोनों में 1 से लेकर 2, 3, 4 n तक जाता है, और जो सेकंड इंडेक्स जो कॉलम को लेबल करता है, चाहे ए मैट्रिक्स में चाहे बी मैट्रिक्स में, वो 1 से लेकर m तक। तो मतलब एलिमेंट टू एलिमेंट अगर दोनों मैट्रिसेस के इक्वल हैं तब आप कहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल। ये बहुत ट्रिवियल कंसेप्ट है, बट ये हम मतलब इतना ब्लाइंडली इसे यूज़ करते हैं कि हाँ दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो एलिमेंट बाय एलिमेंट वो इक्वल होंगी, ओके दिस। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल, आपको कहीं पे माना आप एक अननोन किसी दो अननोन्स एक्स वाई के लिए कुछ इक्वेशन सॉल्व करके कुछ ला रहे थे, हो सकता है आपने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की हो, मैट्रिसेस का इन्वर्स निकाला हो वगैरह वगैरह वगैरह, और लास्ट में आपको पता करके मिला कुछ इस तरह का, तो फिर इस इक्वेशन को इमीडिएटली आप जैसे ही मिलती है आप कहते हैं अच्छा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। कैसे? क्योंकि देखिए आपने एक मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स को आप A समझें और इस मैट्रिक्स को B समझें, तो बेसिकली यहाँ पे आप दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? एक तो उनका साइज़ बराबर होना चाहिए, इन दोनों का साइज़ सेम है। उसके अलावा इक्वालिटी का मतलब ये है इसका कोई पर्टिकुलर ijth एलिमेंट इसके ijth एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इसका 1th एलिमेंट अगर आप कह सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैसे इन मैट्रिसेस में एक ही कॉलम है लेकिन 1 एलिमेंट अगर आप कहें तो इसका भी इसका 1 एलिमेंट 2 है, इसका x है इसका 2 है, तो x बराबर 2 होना चाहिए। ऐसी ये एलिमेंट है 2 एलिमेंट y जो है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका 2 एलिमेंट y है और इसका 2 एलिमेंट 3 है, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। ये चीज़ हम इतनी ब्लाइंडली कर लेते हैं, जैसी ये इक्वेशन मिलती है आप कहते हैं अच्छा हमें पता लग गया x बराबर 2 y बराबर 3, लेकिन वहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या आ रहा है, ये वाला। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जरूरी होते हैं, ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, दूसरा नोशन भी अगेन वेरी वेल नोन है, एडिशन एंड ज़ीरो या नल मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। कोई मैट्रिक्स ए जो है उसको आप जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब ए को मैंने बाद में काट दिया है क्योंकि यूजुअली जो हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो जीरो यूज़ करते हैं। ये ओ नहीं है, ये एक्चुअली जीरो है। अब कई बार ये ओ जैसा दिखता है हाथ से लिखने में, बट
ये है। अदरवाइज किसी मैट्रिक्स ए को भी आप नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बशर्ते नल मैट्रिक्स कहते हैं किसे, इफ़ इट्स एवरी एलिमेंट इज जीरो। कोई मैट्रिक्स किसी भी साइज़ की हो, हम यहाँ पे साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं। मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, जनरल n क्रॉस m साइज़ की मैट्रिक्स हो सकती है। उस मैट्रिक्स को आप जीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो। ये फॉर्मली मैंने ऐसे कुछ लिखा है, जीरो नल मैट्रिक्स। ये जीरो सिंपल 1 2 3 काउंटिंग वाला जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स का सिंबल आप समझ लीजिए। ओके, जीरो। जैसे हम वेक्टर्स में नल वेक्टर लेते हैं ना, तो वैसा ही कुछ है। ओके, जीरो। आप चाहे तो ओ की तरह लिख सकते हैं कि हाँ हम हमेशा नल मैट्रिक्स को ओ से लिखेंगे। ओके, तो नल मैट्रिक्स ऐसा है जितने भी उसमें एन और एन क्रॉस एम एंट्रीज हो, हर एंट्री जीरो 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 जीरो, ऑल द एंट्रीज आर जीरो। तो इसे आप कहेंगे हम एक ऐसी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एम। तो हर ऑर्डर पे आप एक नल मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसकी बात कर सकते हैं। सिम्बॉलिकली कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए आई जे, माना इस मैट्रिक्स का नाम मैं ओ के बजाय या जीरो के बजाय अगर ए रखता, जिसको मैंने बाद में वैसे हटा दिया, लेकिन अगर मैं इसका नाम ए रखता तो इसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम मैं रखता ए आई जे, इस पैटर्न पे, इस पैटर्न पे। तो अगर ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब हर एक ए आई जे क्या है, जीरो। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई एंड जे। एवरी आई एंड जे का मेरा मतलब ये है, अब ये कंडीशन मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली आप सप्लाई कर सकते हैं कि आई की रेंज कहाँ से कहाँ तक है और जे की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, जो दो हमारे इंडेक्स हैं। तो इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। बेसिकली जिस चीज़ को हमने स्टेटमेंट में ऐसे लिखा है, मैथमेटिकली शायद कुछ इस तरह का लिखेंगे, ये भी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा इसके साथ और इसे ड्रेसअप करना पड़ेगा, बट बेसिकली ये नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है। कोई मैट्रिक्स ए, माना मैं उसका नाम जीरो या ओ नहीं रखता हूँ, किसी मैट्रिक्स ए को आप नल मैट्रिक्स कब कहेंगे, व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। आई जे एथ एलिमेंट जीरो है, लेकिन केवल एक आई जे एथ एलिमेंट जीरो नहीं है, या केवल तीन आई जे एथ एलिमेंट जीरो नहीं है, हर आई और जे के लिए जितने भी एलिमेंट्स बन सकते हैं वो सब के सब क्या हैं, जीरो। दिस। अच्छा, फिर मैट्रिक्स के हम एडिशन की बात करते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिकली दोनों ऑपरेशंस की आप बात कर सकते हैं। आपके पास माना दो मैट्रिसेस ए और बी हैं, तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले तो हम अगेन कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। क्या इन दो मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ओके, तो कंपैटिबिलिटी, आप हर एक मैट्रिक्स के साथ हर एक मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते हैं। पहले मैट्रिक्स के एडिशन में कंपैटिबिलिटी की कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। तो कंपैटिबिलिटी की कंडीशन बहुत सिंपल है, अगेन वेल नोन, द ऑर्डर मस्ट बी सेम। आप उन्हीं दो मैट्रिसेस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर सकते हैं जिनका साइज सेम हो, ऑर्डर सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स एन क्रॉस एम की है तो उसमें दूसरी मैट्रिक्स ऐड की जा सकती है, लेकिन उस मैट्रिक्स का साइज भी एन क्रॉस एम ही होना चाहिए। ओके, आप 3x2 मैट्रिक्स में 5x7 मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, 3x2 मैट्रिक्स में केवल 3x2 वाली ही मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती है। ओके, दिस। तो पहली कंडीशन तो कंपैटिबिलिटी इशू आएगा। कंपैटिबिलिटी माना है तो उसके बाद मतलब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, सम जो है, सम मैंने शॉर्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को सम लिख दिया है। सम ऑफ टू मैट्रिसेस अगर वो कंपैटिबल हैं इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अच्छा ठीक है, माना ए और बी दो मैट्रिसेस थी, कंपैटिबल हैं एडिशन के लिए। कंपैटिबल का मतलब दोनों का साइज सेम है, तो अब उनका एडिशन होता कितना है। तो पहली चीज़ उसको हम कह रहे हैं, दो मैट्रिसेस का सम फिर से कोई मैट्रिक्स ही होती है और उसका साइज भी वही होता है जो दोनों मैट्रिसेस का था। कंपैटिबिलिटी के कारण इसका और इसका साइज पहले ही बराबर है, तभी आप इनका सम लिख सकते हैं। और इनका सम जो चीज़ बनेगा वो भी फिर से एक मैट्रिक्स ही होगा, और इस मैट्रिक्स का साइज भी वही होगा। अगर ये एन क्रॉस एम की है तो ये भी एन क्रॉस एम की, तभी एडिशन हो सकता है। और इनका सम या अगर डिफरेंस भी है वो फिर से एक मैट्रिक्स बनेगी, एक नई मैट्रिक्स, लेकिन उसका साइज़ कितना होगा, एन क्रॉस एम। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, ये प्लस जो सिंबल है ये इस समय आपका नॉर्मली जो आप नंबर्स रियल या इंटीजर्स के एडिशन में यूज़ करते हैं, ये वो प्लस नहीं है, ये मैट्रिक्स एडिशन का सिंबल है। आप एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। तो अभी हमने ये कहा पहले साइज़ बराबर होना चाहिए इन दोनों का एडिशन के लिए, और फिर इनको ऐड करके बनेगी फिर से मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का साइज़ भी वही होगा जो इन दोनों का कॉमन साइज़ था। ठीक है, यस। और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितने होते हैं, आपको ये और इसके एलिमेंट पता है, तो इस नई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितने होते हैं। सी जो नई मैट्रिक्स है, कैपिटल सी, तो माना ए के एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए आई जे एथ एलिमेंट, ठीक है, एन क्रॉस एम। ऐसी बी के एलिमेंट्स स्मॉल बी से। तो जो सी जो उनका सम मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को अगर मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज कैपिटल सी मैट्रिक्स का नाम, स्मॉल सी उसके एलिमेंट का नाम। सी मैट्रिक्स ए और बी का सम है, तो सी का जो आई जे एथ एलिमेंट है
वो ए के आई जेथ एलिमेंट और बी के आई जेथ एलिमेंट का सम होता है। ये वाला जो प्लस है ये आपका नॉर्मल वाला एडिशन है, जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं, नंबर्स या फंक्शंस भी हो सकते हैं, बट मैं नंबर्स कह रहा हूँ। देखिए ये डिफरेंस आपको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है एट योर लेवल नाउ। ये सिंबल भी प्लस है और ये सिंबल भी प्लस है, लेकिन जो मैट्रिसेस के बीच वाला ये वाला, आप ये वाला सोचिए, ये आप दो मैट्रिसेस के एडिशन की बात कर रहे हैं। इसकी बेसिकली यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, एलिमेंट बाई एलिमेंट ऐड करो। ये आप एलिमेंट्स को ऐड करने की बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स अपने आप में नंबर्स हैं, तो नंबर्स के एडिशन में जो प्लस आ रहा है ये आपका ऑर्डनरी वाला प्लस है। दो नंबर्स को, ये 2 है और मानिए 7 है, 2 + 7 9 जो होता है, तो ये वो वाला प्लस है। तो ये वाला जो प्लस हमने डिफाइन किया, इसको इस तरह सोचिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मैट्रिक्स के प्लस को हो सकता है कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं ये भी सिंबल यूज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसका कुछ और मीनिंग होता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, ओके। लेकिन से थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, ठीक है, जो हमारे ऑर्डिनरी प्लस थे उसको हम ऐसे लिख रहे थे, और मैट्रिसेस को जब हम ऐड करते हैं तो उनके एडिशन को माना हम ऐसे लिखें कि हाँ हम ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और तब एक सी मैट्रिक्स बन रही है। तो इस ऑपरेशन को हमने डिफाइन कैसे किया, इस ऑपरेशन को डिफाइन हमने किया एक एक एलिमेंट के लेवल पे। नई मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट आई जेथ एलिमेंट बनाने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स ए का आई जेथ एलिमेंट लो और सेकंड मैट्रिक्स का भी आई जेथ एलिमेंट लो और उनका नॉर्मल वाला एडिशन कर दो। नॉर्मल वाला मतलब ये वाला नंबर्स वाला एडिशन, ओके। सो यू मस्ट बी एबल टू अप्रिशिएट। लेकिन हम ये सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, ओके। सिंबल प्लस ही होता है, लेकिन ये प्लस यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन है, ये प्लस आपका ऑर्डिनरी एडिशन, ओके। अच्छा, ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। माना ए और बी का डिफरेंस को माना हम डी कहें तो फिर से वही रूल है। सब्ट्रैक्शन भी आप दो मैट्रिसेस का तभी कर सकते हैं जब दोनों का साइज़ बराबर हो, और सब्ट्रैक्ट करके आपको फिर से मैट्रिक्स मिलेगी और उस मैट्रिक्स का साइज़ भी वही होगा जो स्टार्टिंग मैट्रिसेस का था, ओके। और इस नई मैट्रिक्स के एलिमेंट कितने होते हैं, माना कैपिटल डी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम डी आई जे के साथ लिखें तो टी का आई जेथ एलिमेंट जो है वो ए का आई जेथ एलिमेंट माइनस बी का आई जेथ एलिमेंट। अगेन ये मैट्रिसेस के सब्ट्रैक्शन का सिंबल है और ये ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन है, ओके। तो मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, टर्म बाय टर्म, सेम लोकेशन का आई जेथ एलिमेंट जो है एक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का, या तो उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करो ऑर्डिनरी वाले प्लस या माइनस से, ओके दिस। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके साथ मैं जीरो मैट्रिक्स के आइडिया को भी ऐड करूँ, नल मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकता था। अगर किसी मैट्रिक्स में आप ए में अगर आप माइनस ए मैट्रिक्स को ऐड करें, माइनस ए मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स जो ली है उसके हर एलिमेंट को का नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। तो अगर ए में आप माइनस ए मैट्रिक्स को ऐड करें तो दिस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम ए विच इज इक्वल टू 0। अगेन ये यहाँ पे जो प्लस है, ये वाला प्लस, ये प्लस, ये मैट्रिसेस का प्लस है। ये वाला माइनस आप ऑर्डिनरी माइनस सोच सकते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स ए थी और उससे आपने एक माइनस ए मैट्रिक्स बनाई। माइनस ए मैट्रिक्स क्या होती है, जो ए मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट पे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ओके। -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एलिमेंट को, थिंक ऑफ इट दिस वे। और फिर ये जो नई मैट्रिक्स बनी, इसे अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के साथ मैट्रिक्स एडिशन करें तो मैथमेटिकली ये ऑपरेशन उसी के इक्विवेलेंट होता है कि आप ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं और किसी मैट्रिक्स में से आप किसी को उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें तो इस रूल के हिसाब से ए आई जे में से ए आई जे घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हर एलिमेंट कितना होगा, 0। और जिस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 होता है वही तो नल मैट्रिक्स होती है। ये 0 आपका 1 2 3 वाला 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स जो है n क्रॉस m साइज़ की मैट्रिक्स अगर A थी तो ये n क्रॉस m साइज़ की नल मैट्रिक्स है, ओके दिस। तो नल मैट्रिक्स आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि नल मैट्रिक्स इस तरह से अपीयर होती हैं, ओके दिस। ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई की है। माना A जो मैट्रिक्स थी उसके एलिमेंट्स को आप ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं n क्रॉस m साइज़ की, तो -a भी एक मैट्रिक्स है। चाहे तो आप अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए एक दूसरी मैट्रिक्स x सोच लीजिए कि -a असल में एक नई मैट्रिक्स है जिसको हम थोड़ी देर के लिए x उसको नाम रख दें। तो ये x मैट्रिक्स की एंट्री कितनी होती हैं, जो एंट्री इस मैट्रिक्स की थी आई जी एथ लोकेशन पे a था, इसमें आई जी एथ लोकेशन पे माइनस ए आई जे, ओके दिस। इनफैक्ट मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो है उसको बेटर है हम एडिशन की तरह ही सोचें। क्या सेंस है मेरा, माना आपके पास दो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए माइनस बी को आप बेटर है ऐसा सोचें, ए प्लस माइनस बी। आप ए मैट्रिक्स में एक दूसरी मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं लेकिन वो मैट्रिक्स -b वाली मैट्रिक्स है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स के
जो अभी अभी बात करेंगे, हम मैट्रिक्स एडिशन में एक रूल कहते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि जो सब्ट्रैक्शन होता है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। लेट्स सी दिस। तो बेटर है मतलब सब्ट्रैक्शन को भी आप सोचिए है वास्तव में वो एक इस सेंस में वो क्या है, एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको अगेन आप ब्लाइंडली यूज़ करते आए हैं, ओके लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी। मतलब से आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी, और ए और बी का साइज़ बराबर है, तो डेफिनेटली अगर ए और बी का साइज़ बराबर है तो आप ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं और बी प्लस ए भी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स एडिशन में हम पहले ही कंडीशन लगा चुके हैं कि मैट्रिक्स एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का साइज़ बराबर है। तो आप ए में बी भी ऐड कर सकते हैं और बी में ए भी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ चाहे आप ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। मिलेगी एक नई मैट्रिक्स, ए प्लस बी करके नई मैट्रिक्स और बी प्लस ए करके भी नई मैट्रिक्स, लेकिन दोनों तरफ से आंसर आपको सेम मिलेगा। सो ऑर्डर बेसिकली इसी फीचर को आप कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूट, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूट कर रहे हैं, चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो। सो ऑर्डर इज इन एडिशन इज अनइम्पॉर्टेंट, ठीक, क्वालिटेटिवली ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए जो मैं यहाँ पे फीचर कह रहा था इसको इस तरह समझिए, ए माइनस बी दो मैट्रिसेस का डिफरेंस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू, ओके। तो यहाँ पीछे जब हमने डिस्कशन किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम एक ही तरह का ट्रीट कर रहे थे, लेकिन ये जो कम्यूटेशन वाली प्रॉपर्टी है ये केवल समेशन के लिए होल्ड करेगी, प्लस के लिए, एक्चुअली प्लस के लिए, ओके, माइनस में होल्ड नहीं करती है। लेकिन माइनस में अगर आप माइनस को भी इस तरह से इंटरप्रेट करें, ए माइनस बी को अगर आप ये सोच रहे हैं कि ए माइनस बी असल में ए में एडिशन है, ए में एक मैट्रिक्स ऐड की, कौन सी मैट्रिक्स, माइनस बी। तो माइनस बी को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में अगर आप एक्स सोचें, ए प्लस एक्स करो या एक्स प्लस ए करो, एक ही बात है, ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए, लेकिन एक्स आपने किसी सोचा है, माइनस बी। तो ये ओके ये बहुत ट्रिवियल पॉइंट्स हैं, बट दिस इज़ द वे जो आपको थिंकिंग होनी भी चाहिए आपकी कि एडिशन तो कम्यूटेटिव है बट सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचते हैं हमेशा कि ए माइनस बी असल में ये ऑपरेशन है, तो फिर आप ए प्लस एक्स की तरह इसे सोचें तो इसकी जगह आप एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, ओके दिस। अच्छा, और अगर आपको इसका प्रूफ करना हो, मैं यहाँ पे प्रूफ्स नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों के, बहुत एलिमेंट्री प्रूफ्स हैं। देखिए जो हमने मैट्रिक्स के एडिशन को यहाँ पे डिफाइन किया है, बेसिकली इस तरह की डेफिनेशन कि हाँ दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो नई मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट हम इस प्रोसेस से निकालते हैं। तो इस प्रोसेस से आप लेफ्ट हैंड साइड में जो सम है उसका भी एक एलिमेंट निकालिए और राइट हैंड साइड में भी एक एलिमेंट निकालिए, और एलिमेंट बाय एलिमेंट अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल। मैं दोनों मैट्रिसेस किसे कह रहा हूँ, ए प्लस बी अपने आप में एक मैट्रिक्स बनेगी, चाहे तो आप दिमाग में उसे थोड़ी देर के लिए सी सोच लीजिए, और बी प्लस ए भी एक मैट्रिक्स बनेगी जो सी डैश। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट कह रहा है सी बराबर सी डैश, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ये पीछे हमने जो बहुत एलिमेंट्री क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं कि दो मैट्रिसेस को इक्वल कब कहते हैं और मैट्रिसेस का एडिशन किस तरह से करते हैं, तो वो दोनों आइडियाज़ आप यहाँ पे यूज़ करें तो आपका प्रूफ कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बेसिकली रफली वो प्रूफ ये होता है, ये एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है बट रफली वो प्रूफ लास्ट में कुछ ऐसा बनता है कि चाहे आप आई जेथ एलिमेंट जो ए का है, ए आई जे, उसमें बी आई जे ऐड करें या बी आई जे में ए आई जे ऐड करें, नॉर्मल नंबर्स के एडिशन में आप जानते हैं एडिशन जो होता है ऑर्डिनरी एडिशन वो कम्यूटेटिव होता है। तो मैट्रिक्स का एडिशन, इसी पॉइंट को देखिए, पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, मैट्रिक्स का एडिशन टर्म बाय टर्म एक एक एलिमेंट के ऑर्डिनरी एडिशन से ही डिफाइन होता है। तो मैट्रिसेस का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वो लास्ट में डिफाइन इस टर्म में ही होगा, या तो इस टर्म में या इस टर्म में। लेकिन ये तो ऑर्डिनरी एडिशन है, ऑर्डिनरी एडिशन में आप जानते हैं 2+3 करो चाहे 3+2 करो, उसमें ऑर्डर अनइम्पॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि ऑर्डिनरी वाला एडिशन कम्यूटेटिव होता है इसीलिए मैट्रिसेस का एडिशन भी क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव हो जाता है। थिंक ऑफ इट दिस वे। तो वो, और ये चीज़ तो पहले ही क्लियर है भाई, अगर a प्लस बी की बात आप तभी कर पाएंगे जब इन दोनों मैट्रिसेस का साइज सेम रहा होगा, कंपैटिबल रही होंगी। तो अगर ये कंपैटिबल हैं तो फिर आप b प्लस ए भी निकाल सकते हैं, ओके, एंड सो ऑन दिस। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स एडिशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स एडिशन, माना तीन मैट्रिसेस हैं a और b और c और तीनों का साइज़ बराबर है n क्रॉस m, तो आप b में c को भी ऐड कर सकते हैं और बाद में जो b प्लस सी करके जो मैट्रिक्स मिली उसमें a को ऐड कर सकते हैं, या आप पहले a और b को ऐड कर सकते हैं और फिर जो सम बना उसमें c को ऐड कर सकते हैं। तो
जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की, वो सिंपली ये कहती है ये एडिशन आप किसी भी ऑर्डर में करें, चाहे पहले बी प्लस सी को ऐड करें, बी और सी को ऐड करें, फिर ए को ऐड करें, या पहले ए और बी को ऐड करें फिर सी। ओके, अगेन इसका प्रूफ जो है मैंने एक लाइन में लिखा है, ज़्यादा लंबा प्रूफ वैसे भी नहीं है, बट बेसिकली वो प्रूफ जो है, पहले तो आप कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला सम बन सकता है, और ये सम तभी बन पाएगा जब बी और सी का साइज़ बराबर होगा। पहले आप इसको देखिए, यहाँ पहले बी और सी को ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो मतलब बी और सी का साइज़ बराबर होगा, और बी और सी को ऐड करके जो भी चीज़ मिलेगी, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में आपने उसका नाम डी रख दिया माना, तो डी का साइज़ वही होगा जो बी और सी का साइज़ है। जो हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टी डिफाइन की एडिशन की, बी और सी के एडिशन का साइज़ वही होगा जो बी और सी का था। और फिर ए में अगर आप डी को ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर ए का साइज़ वही होगा जो डी का है। इसका मतलब ए और बी और सी तीनों का साइज़ क्या है, सेम एंड सिमिलरली है। मतलब कंपैटिबिलिटी तो होनी ज़रूरी है। और उसके बाद सेकेंड स्टेज पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का ओवरऑल जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कोई आई जे एथ एलिमेंट निकालें, तो वो प्रॉबली आप कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, और ब्रैकेट्स इसी ऑर्डर में। ये ऑर्डनरी एडिशन है, और ऑर्डनरी एडिशन एसोसिएटिव होता है। ओके, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 7 + 5 करो, या पहले 1 + 7 करो और फिर 5 बाद में ऐड करो, यू गेट द सेम आंसर। वही चीज़ यहाँ पे है। तो इसीलिए इस तरह से आप इसका प्रूफ सप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ। ओके, देखिए ये चीज़ें बहुत ट्रिवियल लगती हैं, लेकिन प्रूफ आपको लॉजिकली, बेसिकली इसका प्रूफ के लिए जो हमने यहाँ तक ये जो कंडीशंस डिफाइन किए हैं, इनको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, यस। तो इसीलिए मैट्रिक्स एडिशन में आपको बेसिकली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ए, आप इसे सिंपली ए प्लस विदाउट ब्रैकेट बी प्लस सी लिख सकते हैं किसी भी साइड को। और अगर 3 से ज़्यादा मैट्रिसेस हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जब तक आप मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट अनइम्पॉर्टेंट। अगेन देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का रोल इम्पॉर्टेंट है। जस्ट एक ट्रिवियल एग्जाम्पल है, माना आप ए माइनस बी माइनस सी की बात कर रहे हैं, ये इस तरह से देखिए, तो ये इतने के बराबर नहीं होता है। ऑर्डिनरली आप जानते भी हैं, लेकिन मतलब एडिशन पे ही हम फोकस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पे नहीं। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, आप जानते हैं मैथमेटिकली इसे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस सी हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी। ये फर्स्ट टर्म जो है ये इतने के बराबर तो होता है, लेकिन ये इतने के बराबर नहीं है। तो माइनस करते हुए आप ऐसा नहीं है कहीं पे भी ब्रैकेट लगा दें, और ये माइनस वाले केस में नहीं होगा, लेकिन प्लस वाले केस में कहीं पे भी ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। ब्रैकेट लगाने का मतलब पहले किन्हीं दो को आप ऐड कर सकते हैं। इसीलिए अगर ब्रैकेट लगाने से प्लस ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो इन जनरल अगर माने मेरे पास 4 या उससे ज़्यादा मैट्रिक्स का मुझे सम करना है, और वो सारी एडिशन के लिए कंपैटिबल हैं, तो उनके सम को मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, जहाँ तक भी हो, मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। किन्हीं भी दो को पहले ऐड करो, किन्हीं भी दो को बाद में। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो पहले मुझे बता चुकी है, मैं इस एडिशन को ऐसे भी कर सकता हूँ। माना ये 4 मैट्रिक्स का सम है, मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ए प्लस डी प्लस सी प्लस बी। ए में पहले डी ऐड कर दिया एंड सी। ओके, ये प्रॉपर्टी आप सब यूज़ करते आए हैं, बट इट्स गुड टू रिमाइंड द थिंग्स। अच्छा, अब चलते हैं एक नेक्स्ट ऑपरेशन पे, अगेन विच इज़ वेल नोन थिंग टू यू, बट एट सर्टेन टाइम्स स्टूडेंट इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके, विजुअलाइज करने में, एक्चुअली कैलकुलेशन करने में नहीं। तो लेट्स सी, मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। माना आपको 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं, ए और बी। तो पहला सवाल तो ये आता है, क्या हम उनके मल्टीप्लिकेशन की बात कर भी सकते हैं? कैन दोज मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाइड? बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कंपैटिबिलिटी की। देखिए, एडिशन में जैसे हमने देखा, आप किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। एडिशन तभी होगा जब साइज़ बराबर हो। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ कंडीशन होती है। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है, वो हम कब डिफाइन कर सकते हैं? उसको हम कह रहे हैं कंपैटिबिलिटी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। माना एक मैट्रिक्स है ए, कैपिटल ए, जिसका साइज़ है n क्रॉस m, और एक दूसरी मैट्रिक्स है कैपिटल बी, जिसका साइज़ है p क्रॉस q। तो आप जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, m मस्ट बी इक्वल टू p। अगर आप a डॉट बी, मैं डॉट से मेरा मतलब डॉट में जिस चीज़ को कह रहा हूँ वो डॉट प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिसको हम बाद में सिंपली ए बी लिखते हैं या बीच में एक डॉट लगा देते हैं, पहले ए और फिर बी। ओके, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन आप तभी कर सकते हैं
जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ये सेकंड वो है लेबल, अगर मैं इसे कहूँ, बेसिकली ये उसमें कॉलम्स का नंबर है। फर्स्ट ए मैट्रिक्स के रोज़ का नंबर, ए मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर, बी मैट्रिक्स के रोज़ का नंबर, बी मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर। आप ए इंटू बी टाइप के ऑपरेशन की दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी डिफाइन कर सकते हैं अगर ये इससे मैच कर रहा हो। m बराबर p होना चाहिए, मतलब द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। ओके दिस, तो तभी आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने नाउ ऑनवर्ड्स ये किया, मैंने p की जगह सेकंड मैट्रिक्स में m सब्स्टिट्यूट कर दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स का तो a n क्रॉस m ही है, लेकिन दूसरी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की इनकी बात करना चाहता हूँ तो इसका मतलब इसका ये m और इसका ये p एक्चुअली इक्वल होगा, तो मैं इस p को m से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है, इसका सेकंड जो, इसे वैसे इंडेक्स नहीं कहना चाहिए ये, क्योंकि कॉलम्स का नंबर है और ये इसके रोज़ का नंबर है, ये क्या होने चाहिए, मैच। तो आप a n क्रॉस m का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं b m क्रॉस q के साथ। ओके दिस, जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए नोटेशन यूज़ करते हैं, ए क्रॉस बी भी आप लिख सकते हैं। क्रॉस मतलब मैं इस सिंबल को क्रॉस पढ़ रहा हूँ, ये वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। जैसे जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, मैट्रिक्स के एडिशन के लिए भी हम वही सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो ऑर्डिनरी एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हम क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को, या कई बार हम इस चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप कई बार डॉट सिंबल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के डॉट। या मोर यूजुअली हम दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को सबसे कॉमनली शायद ऐसा लिखते हैं, हम ये डॉट या क्रॉस भी नहीं लगाते हैं बीच में। अगर एक मैट्रिक्स ए लिखी हुई है और बगल में दूसरी मैट्रिक्स बी है और बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब हम ए मैट्रिक्स को फर्स्ट पोजीशन पे रख के और बी को सेकंड पोजीशन पे रख के उनके मल्टीप्लिकेशन की ही बात कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज़ आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। जब हम लेंदी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग में ऐसा ही लिखते हैं और ये बहुत कॉमन यूजेज है दिस। तो नोटेशन से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दिस, ये चाहिए नोटेशन हो, चाहिए नोटेशन हो, चाहिए नोटेशन हो, इन सब का मतलब है आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ओके अच्छा ठीक है, हमने ये तो बात कर ली आप कब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी अभी मैं बात कर रहा हूँ ए बी ऑर्डर की मैट्रिसेस में। आपको ये रिजल्ट पहले से पता है, ए बी और बी ए अलग अलग क्रीचर्स होते हैं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है दो मैट्रिसेस ए और बी अगर आपको दे रखी हों तो ए बी का प्रोडक्ट तो आप डिफाइन भी कर सकें और b इंटू ए जैसा कोई स्ट्रक्चर बन ही ना सके, मतलब ए बी प्रोडक्ट कंपैटिबल हो जबकि b इंटू ए वाला प्रोडक्ट कंपैटिबल भी ना हो। ओके, तो अभी मैं केवल a इंटू बी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे a और सेकंड पोजीशन पे b। तो माना ये मैट्रिसेस इस तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपैटिबल हैं। कंपैटिबल होने का मतलब a का साइज अगर n क्रॉस m है तो b का साइज में जो फर्स्ट वाली जो वो है एंट्री वो m है, सेकेंड एंट्री कुछ भी हो, ये इस पे हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये एंट्री इस एंट्री से मैच होनी चाहिए। एंट्री मतलब इसके कॉलम्स का नंबर इसके रोज़ के नंबर से मैच होना चाहिए। तो माना कंपैटिबिलिटी तो हो गई, ठीक है, ए इंटू बी टाइप का प्रोडक्ट बन तो सकता है, लेकिन वो होता कितना है, क्या होता है, व्हाट इज़ ए डॉट बी। मैंने यहाँ पे क्लैरिटी के लिए डॉट लिखा है, तो ए बी माना प्रोडक्ट हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट होता क्या है, कितना होता है। पहली चीज़ तो ये है, ए डॉट बी फिर से एक मैट्रिक्स ही होती है, माना उस मैट्रिक्स का नाम हम सी रखें कि हाँ दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो हमें ऑब्जेक्ट मिलती है, मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट फिर से होती मैट्रिक्स ही है। ओके, लेकिन उस नई मैट्रिक्स का पहले साइज क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है n क्रॉस क्यू। अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इसके और इसके, इसके और इसके, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी एक मैट्रिक्स, माना उसका नाम सी रखा हमने, और उस सी मैट्रिक्स का जो साइज़ होगा वो होगा n क्रॉस क्यू। ये जो कॉमन एंट्री थी इसको आप सोचिए ये डिसअपियर हो गई, साइज़ के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका साइज़ बनता है n क्रॉस क्यू, n क्रॉस क्यू। तो पहला आंसर तो ये है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे क्लियर होगा, बट स्टिल पहली चीज़ तो मैट्रिक्सेस के प्रोडक्ट में आपको देखना पड़ता है क्या ये दोनों मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन संभव है भी या नहीं, कंपैटिबिलिटी है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो कंपैटिबिलिटी तो ये है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। फिर अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट होता क्या है, वो प्रोडक्ट फिर से एक मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स का साइज़ ये होता है, ये
ये और ये एक्सट्रीम वाले जो दो एंट्रीज हैं। और ठीक है, ये सी मैट्रिक्स एन क्रॉस क्यू साइज की है, लेकिन इस मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होती हैं? मैट्रिक्स के कोई मैट्रिक्स पता करने का मतलब उस मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। ए और बी आपको दे रखे हैं, एक एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी बी एम क्रॉस क्यू की मैट्रिक्स दे रखी है। मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हमने रूल ये कह दिया, मल्टीप्लाई करके मिलेगी मैट्रिक्स सी। उस मैट्रिक्स का साइज एन क्रॉस क्यू बनेगा, एन क्यू, एम तो कॉमन था, एक तरह से वो डिसअपियर हो गया साइज के रेस्पेक्ट में, एन क्रॉस क्यू। लेकिन इस मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट कितना होता है? तो उसकी डेफिनेशन ये है, इस मैट्रिक्स सी का जो आई जेथ एलिमेंट है वो ये डेफिनेशन है, ए आई के, ए का आई के एथ एलिमेंट लो और उसे बी के जे एथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। प्लीज़ चेक, आई जे, ये जो एक्सट्रीम एंट्रीज हैं, ये आई जे एंट्रीज हैं, ये ए और बी पे एक्सट्रीम एंट्रीज आई, और बीच की एंट्री कॉमन है के, और के ऊपर एक्चुअली सम है, के की वैल्यू रेंज करेगी 1 से लेकर m तक। देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे इस तरह से करने की कोशिश की है, ये जो यहाँ पे 3 इंडेक्स आ रहे हैं, आई जे, लेफ्ट में केवल आई जे है और राइट हैंड साइड में आई और जे और के 2 बार आ रहा है। इस चीज़ को आप बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हम टेंसर्स में समेशन नोटेशन को स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए बेसिकली इस एक्सप्रेशन में आपके पास 3 इंडेक्स हैं, आई और जे और के। तो आई की जो रेंज है वो 1 से लेकर n तक है, 1 2 3 4 अप टू n। जे की जो रेंज है 1 से लेकर q तक, ये इस चीज़ को मैंने यहाँ ऐसे दिखाया है, आई और ये एरो इस तरह से लिखाने का मतलब आई की रेंज जो है वो 1 से लेकर n तक जाएगी, ये ठीक है। जे की रेंज 1 से लेकर q तक, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये n और q यहाँ भी आ रहे थे, यहाँ एक्सट्रीम में n और q, तो इसके इंडेक्स भी i और j ही हैं, आप इसको और इसको मैच कर सकते हैं, ओके। और ये जो k इंडेक्स था जिसके ऊपर समेशन है, ये जो ये कॉमन वाली वैल्यू थी ना, कॉलम्स का नंबर और रोज का नंबर जो m के बराबर था, इस k की जो रेंज होती है समेशन के रेस्पेक्ट में है, k की सारी वैल्यूज़ के आपने ऊपर सम करना है, तो k की जो समेशन की रेंज होती है 1 से लेकर m तक, 1 से m तक। इसको 1 और m को मैंने सर्कल किया है, ओके, क्लैरिटी के लिए। तो ये यू नो दिस थिंग बट स्टिल। अच्छा, अब ये सारी चीज़ आपको नोन थी, मैं एक छोटा एग्जांपल दिया है, लेकिन यहाँ से अब इसको मैं एक न्यू व्यू पॉइंट से आपको देखने को कहूँगा, को होपफुली शायद ये चीज़ भी आप जानते हों बट स्टिल ठीक है, क्योंकि ये व्यू पॉइंट हम आगे कई जगह यूज़ करेंगे। एक पॉइंट तो होता है कैलकुलेशन करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, बट उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एक तरह से विजुअलाइज करने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए, विच आई विल पॉइंट आउट ओके इन दिस लेक्चर। माना सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ली 3x3 की, उसके एलिमेंट्स ही हैं, मैंने एलिमेंट्स को एक्चुअल वैल्यू नहीं दी, कुछ भी हो सकता है A11 A12, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से लेवल कर दिया, 1 1 एलिमेंट 1 2 एलिमेंट 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। और बी मैट्रिक्स मैंने ली 3x2 साइज़ की, ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, एलिमेंट्स को नंबर कर दिया। तो जो हमने पहले चेक किया, अगर मैं ए डॉट बी की बात करना चाहूँ पहले, क्या ये बात करना सही भी है? सही मतलब कंपैटिबिलिटी, ये 3 इस 3 से मैच कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा इस सेंस में गड़बड़ हो गया, ये भी 3 है, लेकिन मुझे जब हम मैट्रिक्स की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, इस फर्स्ट इंडेक्स का कोई रोल नहीं है और सेकंड मैट्रिक्स के लास्ट इंडेक्स का कोई रोल नहीं है, रोल होता है इन दो का। ये दो अगर मैच कर रहे हैं तभी आप मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करके मिलेगा क्या? दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके मिलती फिर मैट्रिक्स ही है, माना उस मैट्रिक्स का नाम सी, लेकिन इस सी का साइज़ कितना होगा? इस सी का साइज़ ये होता है, आप माइंड में ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ये कॉमन वाला इंडेक्स का रोल साइज़ के लिए ख़त्म हो गया और बाकी बचा 3 और यहाँ बचा 2। सी मैट्रिक्स का साइज़ होगा 3x2, ओके। तो 3x2 की मैंने एक ग्रिड बनाई, 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो मतलब 6 एलिमेंट्स C11 C12। तो अगर मेरे पास यहाँ आप ये सोचिए, ये 9 की 9 एंट्री मुझे पता है, ए मैट्रिक्स दे रखी है मतलब ये एंट्रीज पता है, बी मैट्रिक्स दे रखी हैं मतलब ये 6 एंट्रीज भी पता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल और उस चेकिंग ने मुझे ये तो बता दिया इनका प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स बनेगा 3x2 साइज़ का, लेकिन ये जो मैंने C1 C2 वगैरह लिखे हैं ये एलिमेंट्स, ये अभी अननोन है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। ये सब पता है, लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट पता है, 9 इसके और 6 एलिमेंट इसके पता है, ये सब मुझे पता है। लेकिन ये सी जो है, ये सीज़ की वैल्यू होती कितनी है, ये इसके लिए मुझे ये वाला रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सी का अगर मुझे आई जेथ एलिमेंट निकालना है, कोई सा भी हो सकता है, आई जेथ ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, ये, तो उसका रूल ये रहा,
और अब मैं रिवर्स में स्टार्ट करता हूँ। आप इसी तरह से निकालते हैं। इसका पहले एलिमेंट आप कैसे निकालते हैं, इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। A11 को B11 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस उसमें ऐड करते हैं A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करते आए हैं पहले से। तो ये जो पहली एंट्री है C11 अभी तक हमारे लिए अननोन है। इस मैट्रिक्स की मुझे कोई एंट्री पता नहीं है अभी, मुझे ये एंट्रीज फिल करनी है, बनानी है। तो कैसे फिल करेंगे, ये जो पहली एंट्री है, पूरी मैट्रिक्स नहीं, एक टाइम पे एक एंट्री, ये वाली, ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट आप ऐसे कुछ प्रोसेस से बनाते हैं। अब इस चीज़ को देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप इन तीनों टर्म्स में देखिए, ए का एक एलिमेंट और बी का एक एलिमेंट है, हाँ ए बी, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स हैं। यहाँ ए का 1 1 है, यहाँ ए का 1 2 है, यहाँ ए का 1 3 है। लेकिन ए के हर एक एलिमेंट में आप देखिए पहला इंडेक्स हमेशा 1 है, 1 देन 1 देन 1, जबकि दूसरा इंडेक्स एक बार 1 है, दूसरी बार 2 है और तीसरी बार 3। और इसके बजाय अगर बी को आप देखें, बी के एलिमेंट्स के नाम जो हैं अलग अलग टर्म्स में, B11 B21 B31, लास्ट वाला इंडेक्स हमेशा 1 है बी में, 1 1 1, जबकि पहला इंडेक्स एक बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3। तो आप चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं समेशन सिंबल की मदद से सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ, A1K BK1। देखिए समेशन सिंबल का मतलब क्या है, समेशन का इंडेक्स जो है K के ऊपर सम है, K की वैल्यू एक बार हम 1 रखेंगे, एक टर्म लिखेंगे। अगर आप K की जगह 1 रखें, ये तो हमेशा 1 रहेगा, ये A का जो पहला इंडेक्स है ये हमेशा 1 रहेगा, B का लास्ट इंडेक्स हमेशा 1 रहेगा। लेकिन K की जो अलग अलग वैल्यू रखेंगे, ये K इंडेक्स एक बार दोनों जगह 1 बनेगा, फिर दोनों जगह 2 बनेगा और फिर दोनों जगह 3। तो देखिए आपके एलिमेंट्स, K की जगह 1 रखा, A11 B11, ये वाला एक टर्म हो गया। फिर K के दूसरे वैल्यू के ऊपर सम किया आपने, K की वैल्यू 2, A12 B21, फिर K की वैल्यू 3, A13 B3। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ये यही वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसका ये पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस कैसे है, अगर आपने I और J की जगह 1 और 1 रखा, I और J की जगह अगर 1 और 1 रखते, I और J की जगह 1 और 1 रखते, A1K BK1, A1K BK1, ये तो आप C के केवल इस एलिमेंट को निकालने पे फोकस किया आपने, लेकिन C का आप कोई भी एलिमेंट इसी मेथड से निकालेंगे। तो ये जो रूल है ये आप यूज़ करते आए हैं, ओके दिस। लेकिन इसको आप दूसरे नज़रिए से देखिए, ये इस पॉइंट को मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। जब मैंने प्रोडक्ट मैट्रिक्स, मैं इसे प्रोडक्ट मैट्रिक्स कहूँगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जब आप 1th एलिमेंट निकाल रहे थे, 1 एलिमेंट आप निकाल रहे थे 1 1, तो बेसिकली आपने किया क्या, आपने इस फर्स्ट मैट्रिक्स ए की पहली रो उठाई और बी का भी पहला कॉलम। रोज और कॉलम्स का डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखिए। आप बाकी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को लेफ्ट हैंड साइड में भूल जाइए। ये पहला एलिमेंट बनाने के लिए आपको केवल इन 3 और इन 3 एंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ी। आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे ये देखो या एक्सप्लिसिटली अगर आप ये देखें, ये 3 और इन 3 से ये बना है। इसी को मैं कह रहा हूँ फर्स्ट रो। ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की ज़रूरत पड़ी, फर्स्ट रो में 3 एंट्रीज़ हैं पर फर्स्ट रो है, और बी के मुझे ज़रूरत पड़ी केवल फर्स्ट कॉलम की। तो रफली मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया है कि मैंने C11 वाला एलिमेंट बनाने के लिए, ये ऐसे तो ठीक है, करना तो ऐसे ही पड़ेगा, बट अब इसे विजुलाइज करने के लिए इसे सोचिए, मैंने फर्स्ट रो ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया है। अभी मैं इस मल्टीप्लाई पे फोकस करूँगा फर्स्ट कॉलम ऑफ बी के साथ। और ये मल्टीप्लिकेशन भी कैसा था, ये मल्टीप्लिकेशन जैसा वेक्टर्स की दुनिया में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, ये वैसा था। आप यहाँ बाकी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए पूरा भूल जाइए। सोचिए किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, AX AY AZ, और ये किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट B के BX BY BZ। ये A और B ये नहीं है, कुछ और है, बट AX AY AZ कोई वेक्टर है, A उसके 3 कंपोनेंट, और BX BY BZ। तो जब आप A डॉट B लिखते हैं तो कितना बनता है, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। वही मेरा सेंस यहाँ पे है। आप इसको इस तरह से विजुलाइज करना शुरू करें कि ये जो है 3 एंट्री, ये एक्चुअली जैसे किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हों, उन 3 कंपोनेंट्स को यहाँ आपने रो में सजा रखा है, और ये जो 3 एंट्रीज हैं ये भी किसी दूसरे वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक जगह कंपोनेंट्स को आपने रो में सजाया है, एक जगह कंपोनेंट्स को कॉलम में सजाया है, और उसके बाद इस तरह का टर्म जो है ये सिंपली इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मैं यहाँ पे इसे रेड से वो करूँ, अगर प्लीज सी, ये
और ये जो चीज़ मैं आपको इमेजिन करने को कह रहा हूँ, आप इसे सोचिए AX AY, इस AX AY AZ का इस A से कोई रिलेशन नहीं है, हम केवल समझने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कोई वेक्टर होता है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं AX AY AZ, और फिर एक दूसरा वेक्टर होता है B और उसके 3 कंपोनेंट BX BY BZ, तो A डॉट B जब हम लिखते हैं A डॉट B वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये वाला, तो वो निकालते कैसे हैं? आप कहते हैं AX BX प्लस AY BY, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। आप जो फर्स्ट एलिमेंट को ही निकालने की बात कर रहा हूँ अभी, इस फर्स्ट एलिमेंट को आप सोच सकते हैं, हमने इसको एक वेक्टर सोचा और इसको एक वेक्टर सोचा। हाँ, यहाँ वेक्टर को रो फॉर्म में लिखा है या कॉलम फॉर्म में लिखा है, वो डिफरेंस तो है, लेकिन उसके अलावा ये सिंपली एक डॉट तरह का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है। बेसिकली C का 1 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट बनाने के लिए इस वेक्टर, अब मैं इसे वेक्टर ही कह रहा हूँ, इस रो वेक्टर को मैंने इस कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है, मैं दोनों को वेक्टर रहा हूँ, लेकिन ये रो वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है। तो फर्स्ट रो ऑफ A का एक तरह से जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया हो फर्स्ट कॉलम ऑफ B के साथ। ओके, दिस डॉट प्रोडक्ट इज इन द वेक्टर सेंस। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, M डायमेंशनल स्पेस। M डायमेंशनल से मेरा सेंस क्या है, ये जो मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया था, इसमें A के में जो रोज़ की एंट्री है उसमें 3 एंट्री थी, लेकिन अगर मैं ये वाला मल्टीप्लिकेशन करता, माना A मैट्रिक्स का साइज होता, जो A मैट्रिक्स है उसका साइज होता 3x4 और B मैट्रिक्स का साइज होता 4x7, पहले क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता था? हाँ, हो सकता था। 4 और 4 मैच कर रहा है, उस समय भी ये वाली पिक्चर आपकी इमर्ज करती, लेकिन उस समय एक रो में आपकी कितनी एंट्री होती? 4, 1 2 3 और 4, और ये जो कॉलम्स हैं सेकंड मैट्रिक्स में, एक कॉलम में कितनी एंट्री होती? 4। ये 4 रोज का नंबर है, 1 2 3, अगर ये 4 होता 4 रोज, मतलब हर एक कॉलम में आपके पास 4 एंट्री होती। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप तभी कर सकते हैं जब ये नंबर इससे मैच करता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इस एग्जांपल में तो ये नंबर 3 के बराबर था, 3 एंट्री यहाँ, 3 एंट्री यहाँ। अगर ये नंबर दोनों जगह 4 होता, मल्टीप्लिकेशन हम कर पाते, 4 एंट्री 4 एंट्री, 15 होता, 15 एंट्रीज 15 एंट्री। 15 एंट्रीज को आप किस तरह से समझ सकते हैं? अब मैं एक्स वाई जेड के बजाय अगर उन्हें 1 2 3 4 करके नंबर करता, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4 A5 B5 A6 B6 अप टू A15 B15, ये भी एक तरह का डॉट प्रोडक्ट ही होता। अब नॉर्मली आप डॉट प्रोडक्ट का मतलब केवल यहाँ तक सोचते हैं, AX BX, या मैं इसे A1 B1 लिखूँ प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। पर थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आप 2 डायमेंशनल स्पेस में हैं तो ये टर्म खत्म हो जाता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में मैथमेटिकली आप सोचिए, अगर आप एक 4 डायमेंशनल स्पेस में हैं, 4 डायमेंशनल स्पेस में मतलब हर वेक्टर के 4 कंपोनेंट्स होंगे, तो A में एक 4th कंपोनेंट भी आएगा A4 और B में भी एक 4th कंपोनेंट आएगा B4, तो उस समय डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? A4 B4। और अगर 5 डायमेंशनल स्पेस है A5 B5। तो मतलब अगर आप किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस की का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप हमेशा इस तरह के प्रोडक्ट को सोच सकते हैं, आप किसी डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इस समय ये डॉट प्रोडक्ट 3 डायमेंशनल स्पेस में है, 3 एंट्री इसमें 3 एंट्री इसमें, लेकिन अगर ये 4 4 होती तभी भी आप उसे डॉट प्रोडक्ट सोच सकते थे, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट किसमें होता? 4 डायमेंशनल स्पेस में। ऐसे ही अगर इसमें होती M एंट्रीज और इसमें भी M एंट्री, मल्टीप्लिकेशन इन 2 मैट्रिसेस का तभी हो पाता जब ये नंबर इससे मैच करता, M M। तो मतलब जिस चीज़ को मैं यहाँ पे इस तरह का डॉट प्रोडक्ट कह रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट का आइडिया वहाँ भी एक्सटेंड होता, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट कहाँ होता? M डायमेंशनल स्पेस में। ओके, दिस होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यही चीज़ आपको ग्रेजुअली अपने माइंड में क्लियर करनी है ये चीज़ें। अच्छा, अब मैं C का आपको एक और एलिमेंट दिखाता हूँ, C21। C21 मतलब ये वाला एलिमेंट, C21 ये वाला एलिमेंट, ये वाला। अब C21 आप कैसे निकालते हैं? ये वाला एलिमेंट 2 1 एलिमेंट जब आप C का निकालने लगते हैं, 2 इंडेक्स को देख के आप कहते हैं अच्छा हमें अब की बार A मैट्रिक्स की सेकंड रो पकड़नी है 2 के कारण, और इस 1 के कारण आप कहते हैं B का अभी भी फर्स्ट कॉलम ही रखना है। 2 1 का मतलब A की सेकंड रो और B का फर्स्ट कॉलम। एक्सप्लिसिटली अगर आप एलिमेंट्स के टर्म में लिखें तो वो ये है, मैं इसको अब जस्ट वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप जानते हैं, ऐसे निकालते हैं। और समेशन वाले उस नोटेशन में आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, इस समय A वाली एलिमेंट्स पे 2 जो इंडेक्स है हमेशा 2 रहेगा, 2 2 2 फर्स्ट इंडेक्स, जबकि सेकंड इंडेक्स एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3, समेशन हो रहा है उसके ऊपर। और B में
सेकंड वाला इंडेक्स हमेशा 1 है, 1 1 1, जबकि फर्स्ट वाला इंडेक्स जो बी पे है एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, तो ये। लेकिन अगेन आप विजुअलाइजेशन के हिसाब से सोचिए, ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए जिसको मैं आपसे ग्रीन पेन से वो करता हूँ, ये वाला C21 21 पे ध्यान दीजिए। C का 21 एलिमेंट निकालने के लिए असल में हमने किया क्या, इसको एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट सोचिए। ये दूसरा वेक्टर है कोई, लेकिन ये जो रो में 3 एंट्रीज हैं, हाँ किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में जरूर किसी वेक्टर की बात हो रही है, ऐसा हम सोच सकते हैं। उसके 3 कंपोनेंट, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर यही है, ओके यही वाला जो पहले रेड था उसी को मैंने यहाँ ग्रीन कर दिया। लेकिन अब की बार हम केवल इस पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट ऐसे में लिखे हुए हैं और दूसरा एक वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट ऐसे में लिखे हुए हैं, और तब ये जो C21 टर्म है ये एक्चुअली केवल इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट है। A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31, यही है। ये जो एक्सप्रेशन है ये इतना ही है। तो C का जब 21 एलिमेंट निकालने गए तो फिर से वही हुआ, रो और कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के बीच एक तरह का डॉट प्रोडक्ट हुआ है, एक तरह का डॉट प्रोडक्ट ही हुआ है, वेक्टर्स की दुनिया के डॉट प्रोडक्ट। लेकिन इस समय A की कौन सी रो उठानी पड़ी, सेकंड रो, और B का कौन सा कॉलम, फर्स्ट। ये 2 और 1 क्यों हुए, क्योंकि C के इंडेक्स चेक कीजिए, C का कौन सा एलिमेंट आप निकाल रहे हैं, 2 1, तो A का सेकंड रो और B का। इन 2 एग्जाम्पल्स से होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। C का जब 1 1 एलिमेंट निकाला, वो भी कुछ ऐसा और ऐसे का डॉट प्रोडक्ट बिना, आप इसे माइंड में आप विजुअलाइज कीजिए, ऐसे और ऐसे से मतलब समझ रहे हैं आप, फर्स्ट मैट्रिक्स को रोज के टर्म में देख रहे हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, जितनी भी हो, और दूसरी वाली मैट्रिक्स को रोज के टर्म में नहीं, कॉलम्स के टर्म में देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, जितने भी कॉलम हो। तो ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एक एक टर्म बनाना है, ये बेसिकली किसी एक रो और किसी एक कॉलम का जैसे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। पूरे रो को भी आप एक वेक्टर समझ रहे हैं और किसी भी एक कॉलम को, ये कॉलम भी एक तरह का वेक्टर है 3 कंपोनेंट वाला, और ये कॉलम भी एक तरह का वेक्टर है 3 कंपोनेंट वाला। तो हर एक जो C का एक एक एलिमेंट है वो बेसिकली एक ऐसी एंट्री दिमाग में और एक ऐसी एंट्री का प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट सोच सकते हैं, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, एक तरह का डॉट प्रोडक्ट ही है वो। लेकिन किस वाले का किस वाले से, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कि फर्स्ट का सेकंड के साथ, वो आपको इससे पता लगेगा। आपको C का 1 1 एलिमेंट चाहिए तो A की भी फर्स्ट रो उठाओ और B का भी फर्स्ट कॉलम 1 1। C का 2 1 एलिमेंट चाहिए अगर, तो A की सेकंड रो 2, और ये सेकंड इंडेक्स 1 है, B का फर्स्ट ही उठाना है। ये पहला इंडेक्स जो है इसकी वैल्यू पहली वाली मैट्रिक्स A के रो का नंबर बताएगी, और ये दूसरी वाली एंट्री दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर। तो A का सेकंड कॉलम उठाओ और B का फर्स्ट रो, डॉट प्रोडक्ट टाइप का। ओके, दिस ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा कुछ ऐसा था। अब की बार मैंने एंट्रीज भी नहीं लिखी हैं। A में कुल मिला के 9 एंट्री थी, 3 रोज 3 कॉलम। B में ये थी 3 रोज 2 कॉलम। C हमने रूल से पता लगाया, हाँ C का जो साइज बनेगा 3x2 का ही बनेगा इस केस में, ठीक है। A और B की एंट्री नोन थी, C की एंट्री को मैंने क्रॉस इसलिए किया है, ये अननोन्स हैं अभी। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन को आप इस तरह के रूल्स से निकालते तो हैं या इस तरह के रूल्स से, लेकिन अब आप इन्हें इस तरह से भी विजुअलाइज करना सीखें। आप जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको सोचिए वो कई रोज से मिलकर बनी है। जैसे इस केस में 3 रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये रो 1 रो 2 रो 3 लिखा है, और क्लैरिटी के लिए मैंने इनके साथ ये A रेड पेन से लिखा है। आप A मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, A मैट्रिक्स की सेकंड रो की, A मैट्रिक्स की थर्ड रो की। ये ध्यान रखें इस केस में हर एक रो में 3 एलिमेंट्स हैं, एक एक रो में 3 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही B को जो आपको विजुअलाइज करना है, B को रो के टर्म्स में नहीं, B को कॉलम्स के टर्म में, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मैं रेड पेन से करूँ अगर B के कॉलम्स को, वो कॉलम कॉलम 2, C का फर्स्ट कॉलम, भाई C नहीं है, मैट्रिक्स का नाम C नहीं है, C मैंने कॉलम के लिए लिखा है, कॉलम फर्स्ट किस मैट्रिक्स का, B मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखा है, और ऐसे ही कॉलम सेकंड किस मैट्रिक्स का, B। अगेन देखिए यहाँ पे आपको ये जनरलाइज करना आ जाना चाहिए। यहाँ पे तो साइज 3x3 और 3x2 था, माना इसका साइज 3x4 होता तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का करने के लिए जरूरी होता कि इसका साइज भी कितना होता, 4x2।
तो उस समय सिचुएशन कैसी चेंज होती, एक एक रो में 3 के बजाय 4 एलिमेंट होते, 1 2 3 और 1 4। रोज का नंबर तो कितना भी होता, वो तो ये फर्स्ट इंडेक्स कंट्रोल करता, मैं इस पर तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अगर ये नंबर 4 होता तो हर एक रो में 4 एंट्री होती, लेकिन तब मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी के कारण ये इंडेक्स भी 4 होता। इसके 4 होने का मतलब यहाँ के हर कॉलम में भी कितनी एंट्री होती, 4। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है दो मैट्रिसेस का, तो रोज कितनी भी बने, हर रो में जितने एलिमेंट होंगे दूसरी मैट्रिक्स के हर कॉलम में उतने एलिमेंट होंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, माना ये 3 के बजाय 4 है, 4 4। इन जनरल अगर ये m है और तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी के कारण ये भी m होगा। इसका मतलब आप एक ऐसी एंट्री देख रहे हैं जिसमें m एंट्रीज हैं, उसके अंदर एक ऐसी रो देख रहे हैं जिसमें m एंट्रीज हैं, और यहाँ आप ऐसे कॉलम्स देख रहे हैं जिनमें भी m एंट्रीज हैं। ओके, तो m डायमेंशनल स्पेस में आप डॉट प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, mth को mth से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो ड्यू टू द कंपैटिबिलिटी टेस्ट, कंपैटिबिलिटी टेस्ट मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले हम ये देख तो चुके होंगे, हाँ भाई ये इससे मैच कर रहा है, तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट, ईच रो ऑफ ए में कितनी रो हैं, 3, R1 R2 R3 हैज़ 0 3 एंट्रीज। हमारे एग्जाम्पल में हर रोज़ का नंबर तो 3 है, लेकिन उन हर एक रो के अंदर खुद कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ये इन जनरल m एलिमेंट्स, इन जनरल m एंट्रीज। m एंट्री वाली किसी ऑब्जेक्ट को आप सोच सकते हैं आप m डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल वेक्टर को हमने शायद कई बार ऐसे लिखा होगा ax ay, या आप उसे रो में भी लिख सकते हैं ax ay। वेक्टर लिखना मतलब उसके कंपोनेंट्स बताना। 3 डायमेंशनल वेक्टर मतलब ax ay az, या मैं अब एंट्रीज का नाम भी नहीं रखता, 3 एंट्रीज, 1 2 3। तो ऐसे ही अगर आपके पास 7 एंट्रीज हैं चाहे कॉलम में या रो में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आप किसी 7 डायमेंशनल स्पेस में किसी वेक्टर को देख रहे हैं। तो वही मैं चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ये हर एक जो ये एंट्री है, हर एक रो जो है इसकी, इसको आप सोचिए आप m डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर को देख रहे हैं। ये m डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर है, ये m डायमेंशनल स्पेस में कोई दूसरा वेक्टर है, ये m डायमेंशनल स्पेस में कोई तीसरा वेक्टर है। ऐसे ही m डायमेंशनल स्पेस में ये भी एक वेक्टर है, m डायमेंशनल स्पेस में कोई एक वेक्टर है, m डायमेंशनल स्पेस में दूसरा वेक्टर है, और बड़ी मैट्रिक्स होती है m डायमेंशनल स्पेस में तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है आप फाइनली उसे विजुअलाइज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरह। m डायमेंशनल स्पेस में, m मतलब ये वाला इंडेक्स जो दोनों का मैच करता है, किसी m डायमेंशनल स्पेस में आप कई वेक्टर्स के आपस के डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी देखेंगे, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी देखेंगे, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी देखेंगे, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी देखेंगे, एंड ऑल पॉसिबल। क्यों? क्योंकि C का, अब मैं 2 1 की बात नहीं करूंगा, C का i jth एलिमेंट जब आप बनाते हैं i jth, तो पहली मैट्रिक्स की ith वाली रो उठाते हैं और सेकंड वाली मैट्रिक्स का jth वाला कॉलम। इसकी हर एक रो को इसके हर एक कॉलम से इस फॉर्म में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो पूरी मैट्रिक्स C बन जाती है। इनफैक्ट ये जो प्रोडक्ट आप नॉर्मली बनाते हैं, इसको अब मैंने इस फॉर्म में लिखा है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जिसे आप 1 1 एलिमेंट कहते हैं, वो कैसे बनता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम R1 जो कि A से आया है, A मैट्रिक्स से, उसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट जिसे मैं कह रहा था, फर्स्ट कॉलम से किसके, B के। प्रोडक्ट मैट्रिक्स का आपको चाहिए ये यहाँ पे वाला एलिमेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जिसे आप 1 2 एलिमेंट कहते हैं, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का। 1 2 एलिमेंट कैसे निकालेंगे, रो फर्स्ट वाली रखो फर्स्ट मैट्रिक्स की, और कॉलम बी वाली मैट्रिक्स का सेकंड वाला, 1 2। इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर आप कर दें, R1A डॉट C2, अगेन डॉट प्रोडक्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे। आप इस तरह से विजुअलाइज कीजिए, माना इसकी 3 एंट्री को मैंने एक क्रॉस से लिखा है और इसकी 3 एंट्रीज को ये सर्किल डॉट से लिखा है, तो पहला क्रॉस इंटू पहला सर्किल डॉट प्लस दूसरा क्रॉस इंटू दूसरा सर्किल डॉट प्लस तीसरा क्रॉस इंटू तीसरा सर्किल डॉट, ये है डॉट प्रोडक्ट। तो ये वाला टर्म, ये टर्म, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। 4 डायमेंशनल स्पेस होता है, यहाँ 4 एंट्री, यहाँ 4 एंट्री, 4 डायमेंशनल स्पेस में डॉट प्रोडक्ट। 7 एंट्री होती, 7 7, m डायमेंशनल स्पेस m, लेकिन है डॉट प्रोडक्ट। तो 1 2 ही क्यों आए, क्योंकि एलिमेंट जो आपको चाहिए C का 1 2th प्रोडक्ट मैट्रिक्स का 1 2th एलिमेंट, तो रो फर्स्ट वाली A मैट्रिक्स की और कॉलम सेकंड वाला B मैट्रिक्स का। आपको C का ये एलिमेंट भी निकालना है, C मैट्रिक्स निकालने के लिए इस एलिमेंट का नंबरिंग आप करते हैं C21। अब की बार पहला इंडेक्स 2 है,
तो इस मैट्रिक्स की रो उठाओ, लेकिन सेकंड वाली रो, ये वाली रो 2 के कारण, और 1 दूसरा इंडेक्स 1 है, तो सेकंड बी मैट्रिक्स से जो कॉलम उठाना है अब की बार फर्स्ट वाला, तो अगेन आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, लेकिन अब की बार इस रो का इस कॉलम के साथ, R2 डॉट C1, ए और बी इंप्लाइड है। ऐसे ही C22 एलिमेंट के लिए अब सीधे आप कर सकते हैं, अच्छा ये 22 एलिमेंट है प्रोडक्ट मैट्रिक्स में, 22 कैसे बनेगा, R2 डॉट C2। ये ध्यान रखें, R जो है पहली मैट्रिक्स से आ रहा है, रोज पहली मैट्रिक्स की हैं और कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के हैं, ठीक है। दिस यहाँ पे C से कंफ्यूज मत करना, C मैंने वैसे पीछे प्रोडक्ट मैट्रिक्स का भी नाम रखा है, लेकिन यहाँ पे C से मेरा सेंस है कॉलम्स, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स को मैं C से लिख रहा हूँ, ठीक है, C1 C2 को कंफ्यूज ना करें। तो अब आप देखिए ये जो सारी एंट्री हैं, ये हर एक एंट्री एक्चुअली R डॉट C किसी रो का किसी कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट है। 1 का 1 के साथ 1 1 एलिमेंट, 1 का 2 के साथ 1 2 एलिमेंट, 2 का 1 के साथ 2 1 एलिमेंट, 2 2 3 1 3 2। ये जो 6 के 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इस समय, वो बेसिकली इनके डॉट प्रोडक्ट इनके साथ। तो दिस इज द वे यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज। ओके, डॉट प्रोडक्ट करते हम ऐसे नहीं है यूजुअली, करने का तो यही तरीका होता है जब हम एक्चुअली कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तरह से, लेकिन ये पिक्चर भी हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं हम, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच होता है, तो कुछ जैसे वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट जैसी प्रोसेस होती है, वही प्रोसेस हम कई बार कर रहे हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ एक बार किया, वो टोटल एंट्री यहाँ पे आ गई। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं लास्ट में एक सिंगल नंबर होता है, तो ये यहाँ पे कि ये टोटल एंट्री लास्ट में एक नंबर होगी, जिसको आप बाद में कहते हैं हाँ C11, C मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट C11 एलिमेंट। ये ऐसे C12, ये असल में इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लास्ट में एक नंबर बनता है, उस सिंगल नंबर C12 बनेगा, एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे इसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, अभी वैसे हमने मैट्रिक्स इन्वर्स की बात नहीं की, लेकिन अगर ये पिक्चर आपको थोड़ा क्लियर होती है तो अब आप इस लाइट में जिसे आप इन्वर्स ऑपरेशन कहते हैं उसको ज़रा समझिए कि जब आप मैट्रिसेस के इन्वर्स की बात करते हैं एक्चुअली वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, इस कंटेक्स्ट में देखते हैं। माना कोई मैट्रिक्स ए हमारे पास है, तो हम एक इन्वर्स मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन ही ये होती है कि ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है हम केवल स्क्वायर मैट्रिसेस में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से, तो माना 3x3 की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं आपके पास, ठीक है, ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, और उसका इन्वर्स माना पॉसिबल है। मैट्रिसेस में आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ओके, तो से ए का इन्वर्स पॉसिबल है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो अब इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को, इसको आप सोच सकते हैं ए एक मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स है, दोनों 3x3 की हैं, तो आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक तीसरी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो इस चीज़ को अब आप इस तरह से इमेजिन कीजिए, पहली मैट्रिक्स ए जो है उसकी एंट्री जो भी हो वो बेसिकली 3 रोज से मिलकर बनी है, हर एक रो में खुद 3 एंट्रीज हैं, वो मैंने एम्फेसाइज यहाँ पे नहीं किया, पर ये 3 रोज। दूसरी मैट्रिक्स भी है तो 3x3 की, लेकिन इसको आप रोज से ना मिलके बना हुआ सोच के इसको सोचिए कॉलम से मिलके बनी है। वैसे आप इसको भी रोज से मिलके बना हुआ सोच सकते हैं, बट हमारे लिए वो पिक्चर वर्क नहीं करेगी। हम सोचेंगे पहली मैट्रिक्स रोज से मिलके बनी है, एक रो दूसरी रो तीसरी रो, और ये वाली मैट्रिक्स कॉलम से मिलके बनी है। तो ये ए इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, डायगोनल के अलोंग 1 1 1 होता है और बाकी सब जगह 0। ओके, मैंने इसीलिए आइडेंटिटी का एग्जांपल लिया इन पर्टिकुलर। अब हम इस वाली पिक्चर को यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे तो मैट्रिसेस का साइज 3x3 और 3x2 था, अब की बार मैट्रिसेस का साइज 3x3 और 3x3 है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं दोनों। तो अब की बार जब ये वाली पिक्चर हम अप्लाई करेंगे, हाँ दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही रोज यहाँ बना दी और कॉलम्स बना दिए। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है वो असल में इसका किसी इनके साथ डॉट प्रोडक्ट है, इनमें से हर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट है। कैसे? R1 का C1 के साथ 1 1 R1 डॉट C1 टाइप का जो चीज़ है, अब मैंने A और B नहीं लिखा है यहाँ पे, A और A इनवर्स नहीं लिखा है, R1 डॉट C1 इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ जो स्ट्रक्चर है वो मुझे 1 1th एलिमेंट देगा, R1 डॉट C1। ऐसे ही R1 डॉट C2 1 2th एलिमेंट देगा, 1 2th एलिमेंट। R1 डॉट C3 1 3 एलिमेंट देगा। इनफैक्ट मैंने, आप सिंपली देखिए R और C लिखें और उन पे इंडेक्स क्या लगे हुए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1।
आप किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐसी तो लेबल करते हैं। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट आपको बनाना है, इनफैक्ट मैंने जनरल रूल नहीं बोला, अगर आपको प्रोडक्ट मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट बनाना है तो पहली वाली मैट्रिक्स की आयत वाली रो पकड़ो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का जेथ वाला कॉलम, ये इनका डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है। आयत वाली रो इसकी, ये एक एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, आर आई का मतलब पूरी एक रो की बात कर रहे हैं। कौन सी रो? आयत रो। और सी जे का मतलब जेथ वाला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट डॉट। ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स ऐसे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मुझे अगर राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? जिनको मैंने रेड सर्कल बनाया है 6 एंट्रीज पे, ये एंट्री 0 है, 0 0 0 ये, और जो ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ ग्रीन से अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ भी करस्पॉन्डिंग ग्रीन से अंडरलाइन कर रखा है, ये 1 है। देखिए 1 कौन कौन से हैं? R1.C1 और R2.C2 और R3.C3। जब ये दोनों इंडेक्स सेम हैं R और C के, तब तो आपको 1 मिल रहा है डॉट प्रोडक्ट में। और अदरवाइज अगर ये 1 है और ये 2 है, और ये 1 और 3 है, या 2 3 है, या 3 2 है, या अगर दोनों इंडिसेस मिसमैच कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है? 0। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दी। अगर हम ए इनवर्स वाली सिचुएशन को रोज और कॉलम्स के बीच डॉट प्रोडक्ट के सिनेरियो के हिसाब से देखें, उस विजुअलाइजेशन के हिसाब से देखें, तो हो क्या रहा है? 6 डॉट प्रोडक्ट तो 0 हैं, वो 6 डॉट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 1 का 2 के साथ, मैं R और C नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, 1 का 2 के साथ, या 1 का 3 के साथ, या 2 का 3 के साथ, या 2 का 1 के साथ, या 3, जब इंडेक्स मैच नहीं कर रहे हैं 6, ये तो 0 हैं। और 3 डॉट प्रोडक्ट 1 है डायगोनल वाले, 1 1 वाला, 2 2 वाला और 3 3 वाला, R1 C1, R2 C2, R3 C3। ये जो यहाँ पे इतनी सिचुएशन है, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, प्लीज़ चेक। RI.CJ इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। क्रोनिका डेल्टा मैंने आपको थोड़ा सी समझाया है, बाकी हम टेंसर एनालिसिस में इसे देखेंगे। क्रोनिका डेल्टा केवल एक सिंबल है, और इस सिंबल की वैल्यू या तो 1 होती है या 0 होती है। कब 1 होती है? जब इसके दोनों इंडेक्स बराबर होते हैं तो ये 1 होता है, और दोनों इंडेक्स अलग अलग हों तो 0। तो अगर I और J सेम होंगे, माना दोनों 1 हैं, तो डेल्टा में भी वही इंडेक्स हैं I और J, तो डेल्टा के भी दोनों इंडेक्स बराबर हो गए, 1 मिलेगा। या दोनों 2 हैं तो 1 मिलेगा, और दोनों 3 हैं तो 1। और उसके अलावा अगर एक 1 दूसरा 2, या एक 1 दूसरा 3, या बाकी केस, उस केस में 0। ये जो इतनी कहानी है, इस तरह की कंडीशन को हम ऑर्थोनॉर्मलिटी कहते हैं। मैंने यहाँ पे लेकिन क्लियर करना चाहूँगा, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात नहीं हो रही है। देखिए ऑर्थोनॉर्मल सेट में एक ही सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह का इक्वेशन ओबे करते हैं। यहाँ पे रोज आप यहाँ से उठा रहे हैं और कॉलम्स यहाँ आप यहाँ से उठा रहे हैं, बट स्टिल इन अ सर्टेन सेंस ऑर्थोनॉर्मलिटी है। देखिए हो क्या रहा है, आप इसे अब विजुअलाइज करें, वेक्टर्स के टर्म में सोचें। आप सचमुच सोचें, ये कोई एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसी दूसरे वेक्टर को, और ये तीसरे वेक्टर को, और ऐसे ये भी 3 वेक्टर्स हैं। 3 वेक्टर्स ये, 3 वेक्टर्स ये, 3 वेक्टर्स के 3 अलग वेक्टर्स के साथ आप कुल मिला के 9 डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहले वाले का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, वो 3 एंट्री ये हैं। R1 का C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ, 3 अलग अलग। ऐसे ही R2 के, ऐसे ही R3 के। जब इन्वर्स वाली प्रोसेस होती है तो ये जो एंट्रीज हैं और ये जो एंट्रीज हैं, या अगर आप वेक्टर्स के टर्म में सोचें, ये वेक्टर्स और इन वेक्टर्स के बीच बड़ा खास रिलेशनशिप होता है। ये फर्स्ट वाला जो वेक्टर जो है, मैं इसको वेक्टर कह रहा हूँ अब सिंपली, मैं रो भी नहीं कह रहा हूँ, ये जो पहला वेक्टर है, ये इस पहले वेक्टर के साथ तो मल्टीप्लाई होके 1 दे देता है, लेकिन ये पहला वाला वेक्टर, मल्टीप्लाई मतलब डॉट, ये पहला वाला वेक्टर इस दूसरे के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 देता है, और इस तीसरे के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 देता है। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? ऑर्थोगोनल। अगर आप सचमुच इन्हें वेक्टर्स की तरह सोच लें थोड़ी देर के लिए, ये वाला वेक्टर इन 2 वेक्टर्स के साथ 90 डिग्री पे है, जिस भी स्पेस में हो, मैं उस स्पेस और उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, ऑर्थोगोनल। ये पहला वाला पहले के साथ तो ऑर्थोगोनल नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है, 1 है। उसे इनफैक्ट नॉर्मलिटी भी नहीं कहना चाहिए। नॉर्मलिटी हम तब कहते हैं जब डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ लेते हैं। यहाँ तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले रहे हैं, R1 का डॉट प्रोडक्ट R1 के साथ नहीं ले रहे हैं, R1 का C1 के साथ ले रहे हैं। तो नॉर्मलिटी वैसे इसे नहीं कहना चाहिए था, बट उस सेंस में ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप थोड़ी देर के लिए इसे नॉर्मलिटी सोचें। इसका इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव कर रहा है, बट इसका इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, 1 वाले का 2 और 3 वाले के साथ।
1 रो का 2 और 3 कॉलम उसके जैसे साथ 90 डिग्री पे हों, ऑर्थोगोनल। ऐसे ही जब आप R2 को उठाते हैं, R2 C2 के साथ मल्टीप्लाई होके तो 1 देता है, लेकिन R2 C1 और C3 के साथ जैसे 90 डिग्री पे हो, ऑर्थोगोनल है। R2 C1 और C3 दोनों के साथ 0 देता है, और ऐसा ही R3 के साथ। तो आपको इस तरह से भी विजुलाइज करना आना चाहिए। आपके पास 3 वेक्टर्स यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर एक तरह से 3 वेक्टर छुपे हुए हैं, और इस स्ट्रक्चर के अंदर भी 3 वेक्टर छुपे हुए हैं, जिनको हम इस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं। एक के वेक्टर्स ये सोच रहे हैं, एक के ये सोच रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर्स बड़े खास किस्म के हैं। ये वेक्टर पहला वाला यहाँ के दूसरे और तीसरे के साथ ऑर्थोगोनल है, जबकि यहाँ का दूसरा वाला पहले और तीसरे के साथ ऑर्थोगोनल है, और तीसरा वाला पहले और दूसरे के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जिसे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स इन्वर्स और ये सब कहते हैं, उसको आप इस पिक्चर के साथ इस तरह से भी आपको विजुलाइज करने की आदत होनी चाहिए। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जब हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म्स और उनकी बात करते हैं। मैथमेटिकली हम वहाँ पे उन ऑपरेशंस को अलग तरीके से करते हैं, बट से मैं यहाँ पे केवल एक चीज़ वो कह रहा हूँ, अभी हमने वो किया नहीं है। जब हम मैट्रिसेस को डायगोनलाइज करेंगे, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेंगे, तो ये समझना कि वो डायगोनलाइजेशन प्रोसेस क्यों वर्क करती है, मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन की जो प्रोसेस हमारे पास होती है वो क्यों वर्क करती है, उसको आप बड़े आराम से समझ पाएंगे अगर आप इस तरह का विजुलाइजेशन अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर द टाइम बिंग। बाकी जब हम डायगोनलाइजेशन करेंगे मैं वहीं पे बात करूँगा, बट दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। ओके, और अगेन मैं रिमाइंड आपको करा दूँ, इसमें पॉसिबली यहाँ तक, इवन यहाँ तक कुछ भी नया नहीं था। इवन आपको बोरिंग लगा होगा पुरानी चीज़ें, लेकिन पॉसिबली ये विजुलाइजेशन आपके पास अगर नहीं है तो इसको अपने माइंड में डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन की तरह देख सकते हैं। ओके, समथिंग लाइक दिस, दिस एंड दिस, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं ये, रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन। थैंक यू एवरीबॉडी।